आज का हमारा टॉपिक रहेगा जो आपकी लास्ट यूनिट है 5th, उसका 3rd पॉइंट, स्कूलिंग, पीयर इन्फ्लुएंस, स्कूल कल्चर, रिलेशनशिप विद टीचर्स, टीचर एक्सपेक्टेशन एंड स्कूल अचीवमेंट, बीइंग आउट ऑफ स्कूल, ओवर एज लर्नर। ठीक है। स्कूलिंग, साथी प्रभाव, स्कूल संस्कृति, अध्यापकों से संबंध, स्कूल से निकलने पर अध्यापक अपेक्षाएं एवं विद्यालय उपलब्धि और अधिक आयु अधिगम करता। ठीक है, ये वाला टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात आती है स्कूल के साथियों का बालक पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो स्कूल के साथी यानी कि पीयर ग्रुप क्या होता है आपका। पीयर ग्रुप यानी कि जब आप स्कूल में पढ़ते हैं तो आपके साथ कुछ बच्चे भी पढ़ते हैं, अदर बच्चे भी पढ़ते हैं, तो वो आपके फ्रेंड बन जाते हैं। ठीक है, तो आपकी क्या है, एक ग्रुप बन जाता है। इसी ग्रुप को ही आप क्या बोलते हैं, पीयर ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या है आपका, आमतौर पर ये देखा जाता है कि जो स्टूडेंट है वो टीचर से जो नहीं सीख सकते वह समान सिचुएशन में क्या है, अपने पीयर ग्रुप से सीख सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि टीचर पढ़ाता है, नहीं समझ पाते बच्चे, लेकिन आपस में अगर वो डिस्कस करते हैं तो वह सीख जाते हैं। ठीक है, तो क्लास में जहाँ पर टीचर्स और स्टूडेंट का परिस्थिति में बहुत डिफरेंस होता है, वहीं सीखने में भी कमी होती है। जहाँ टीचर का पद लेवल विद्यार्थी से नीचे आ जाता है तो वह सीखना ज्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर विद्यार्थियों को कुछ समय दें ताकि वे अपने साथी समूह को एक दूसरे के योग्य और कुछ चीजों पर क्या है आपस में विचार विमर्श कर सके। ठीक है, एक पुरानी कहावत है वो यहाँ की अच्छी तरह से लागू होती है। अपने आप सीखने से विद्यार्थी एक अलग ही तरह का शिक्षार्थी बन जाता है। वह आजादी, खुले तौर और हिचकिचाहट से विचार विमर्श करने के योग्य बन जाता है और इस ढंग से शिक्षा के और भी ज्यादा अच्छे परिणाम मिलते हैं। देखो बेटा, पीयर ग्रुप क्या होता है, आप अपनी क्लास में बहुत सारे वे बच्चों के साथ पढ़ते हो। जब आपके क्या है, आप जो बच्चे आपके फ्रेंड बन जाते हैं, आप लोगों का एक ग्रुप बन जाता है, उसी को हम पीयर ग्रुप कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक है कि पीयर ग्रुप का एक बालक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पीयर ग्रुप है जो हमारा, जहाँ पर आप मान लीजिए आप तो एक टीचर से समझ रहे हो, आपको टीचर से नहीं समझ में आया, आप अपनी फ्रेंड से बोल सकते हो कि मुझे ये टॉपिक समझा दो, वो समझाता है। ठीक है, तो मान लीजिए तो यही क्या कहलाता है, आपका पीयर ग्रुप कहलाता है। अब यहाँ पर बात आती है हमारी पीयर ग्रुप की फीचर्स क्या हैं, उसके बाद आएंगे हम मेन टॉपिक पे। मेन टॉपिक हमारा यही है कि पीयर ग्रुप बच्चे को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो सबसे पहले आपको बताना पीयर ग्रुप होता क्या है और अब उसकी विशेषताएं हमें बतानी है। पीयर ग्रुप की क्या क्या फीचर्स होती है। भाई, जो ग्रुप है उसमें प्रत्येक जो भी आपके फ्रेंड है कुछ भी लेने को आजाद होते हैं। ठीक है, यानी कि सबको क्या है, आजादी है यहाँ पर, यानी कि कोई किसी से नहीं बंधा हुआ। विद्यार्थी जितने भी स्टूडेंट हैं उसकी रूपरेखा में कोई अंतर नहीं होता। जो फ्रेमवर्क है वो सभी टीचर्स का, सभी बच्चों का और सबका एक समान है। ठीक है, वह अपनी भावनाओं को अंदर ले जाने और बाहर निकालने के योग्य होते हैं। जो उनकी फीलिंग है उनको वो एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, दूसरों की फीलिंग को समझ भी सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, प्राकृतिक ढंग से दी जाती है। साथी समूह की जो प्रेरणा है, मोटिवेशन है, वो नेचुरल ढंग से दी जाती है। समूह के द्वारा अच्छा सीखने में यकीन रखती है, यानी कि अगर ये बोला गया कि अगर बच्चों का एक पीयर ग्रुप है तो वे आसानी से सीख जाते हैं। ठीक है, साझी रुचियों द्वारा इकट्ठे बंधे रहते हैं इनकी, यानी कि क्या होती है, जो इंटरेस्ट होता है वो एक जैसा होता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है भाई, आपके फ्रेंड वही बच्चे बन सकते हैं जो आपके जैसा इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है, ठीक है, हमारे क्लास में मान लीजिए 100 बच्चे हैं तो 100 में से 5-7 हमारे फ्रेंड मिलेंगे क्योंकि उनका सेम नेचर है हमारे जैसा, सेम उनकी क्या है, हैबिट्स हैं। तो यहाँ पर क्या है, हमारी भावनाओं पर दिमाग के काम करने पर बिना किसी जरूरत के कंट्रोल, इसमें क्या होता है, जो हमारी फीलिंग्स है इसमें क्या है, हमें कंट्रोल की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो पीयर ग्रुप की क्या क्या विशेषता बताइए। सारे एक ही जैसे साथी होते हैं। ठीक है, सब अपने अपने लिए क्या है, आजाद है, स्वतंत्र है। ठीक है, कोई किसी के नीचे काम नहीं कर रहा, सब क्या है, आजाद है, बराबर है। सबका जो फ्रेमवर्क है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सारे के सारे ऐसे स्कूल में आ रहे हैं, स्कूल से जा रहे हैं, फिर घर पे काम कर रहे हैं। ठीक है, सब बच्चे क्या है, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं, अपनी फीलिंग्स को बताते हैं और दूसरे बच्चों की फीलिंग्स को
सुनते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, किसी तरह का कोई डर नहीं है, यानी कि आपस में क्या है, फ्रेंड है, आपस में बातचीत कर सकते हैं, आपस में कोई फियर नहीं है इनको एक दूसरे से। ये बच्चे जो क्या है, इनको मोटिवेट किया जाता है, तो मोटिवेट भी क्या है, नेचुरल ढंग से इनको मोटिवेट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इनका और वही बच्चे ग्रुप में आते हैं जिनका इंटरेस्ट एक जैसा होता है, ठीक है। तो ये बताई है पीयर ग्रुप की फीचर्स। अब बात आती है कि एक पीयर ग्रुप का स्कूल साथियों का बालक पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। आपके पीयर जो ग्रुप है उसका क्या फैक्टर अफेक्टिंग है एक बच्चे के ऊपर। सबसे पहले तो बात आती है चेंज इन बिहेवियर, हमारा बिहेवियर चेंज होता है। दूसरा सोशलाइजेशन। तीसरा क्या है हमारा, डेवलपमेंट ऑफ इमोशंस। फोर्थ है हमारा हेल्दी पर्सपेक्टिव टू डेवलपमेंट। और आगे क्या है, आत्मनिर्भर बनाने की शिक्षा देना। ओवरऑल डेवलपमेंट आ गई, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आ गई, एंड क्रिएटिव थिंकिंग। ये बातें इसके अंदर आती हैं। तो सबसे पहले बात आती है चेंज इन बिहेवियर, ठीक है। हमारे बिहेवियर में चेंज आता है जब हम कोई भी ग्रुप ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, हमारे बिहेवियर में भी चेंज आता है, ठीक है। मान लीजिए हम पहले कैसे थे, और मान लीजिए एक बच्चा है जो पढ़ने में कमजोर है या फिर कम पढ़ता है, इंटरेस्ट कम लेता है, उसने ऐसा ज्वाइन कर लिया ग्रुप जिसमें क्या है, सारे बच्चे पढ़ने वाले हैं, हमेशा पढ़ते रहते हैं, तो वो बच्चा भी उनको देख के पढ़ना शुरू कर देगा। और एक बच्चा इंटेलिजेंट बच्चा, उसने ऐसा ग्रुप ज्वाइन कर लिया, जो बच्चे शरारतें करते रहते हैं, पढ़ते नहीं है, तो जो पढ़ने वाला बच्चा वो भी उनके जैसा ही हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे बिहेवियर में चेंज होता है। दूसरा सोशलाइजेशन होता है। सोशलाइजेशन कैसे होता है भाई, मान लीजिए हमारे ग्रुप में अलग अलग मतलब सोसाइटी के बच्चे हैं या फिर अलग अलग धर्मों के बच्चे हैं, हम आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, उसके व्यवहार से हम प्रभावित होते हैं, हमारे बिहेवियर से वो प्रभावित होता है। तो इस प्रकार हम क्या है, एक दूसरे की बातें भी शेयर करते हैं। तो क्या है, हमारा समाजीकरण होता है, सोशलाइजेशन होता है। भावनाओं का विकास, भावनाओं का विकास कैसे होता है, जैसे हम फ्रेंड्स हैं, आपस में क्या हम सारी चीजें एक दूसरे को शेयर करते हैं, वो अपने इमोशन मुझे बताते हैं, मैं अपने इमोशन उनको बताती हूँ। तो ये इस प्रकार क्या है, हमारी इमोशन डेवलपमेंट होती है। उसके बाद क्या है, स्वस्थ दृष्टिकोण को डेवलप करने में सहायता करता है। साथी समूह है, प्रत्येक व्यक्ति दूसरों के साथ क्या पूर्ण सहयोग से रहते हैं, जिससे क्या है, उनके बीच में धैर्य, प्रेम, स्नेह, बलिदान आदि जैसे जो हेल्दी जो पर्सपेक्टिव है वो डेवलप होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये सेल्फ डिपेंडेंट की शिक्षा इन्हें मिलती है, क्योंकि पीयर ग्रुप में आपस में व्यक्ति क्या है, उद्देश्यों व्यक्ति ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जहां पर वे क्या है, आत्मनिर्भर बनते हैं, वे अपनी जिम्मेवारियों को निभाते हैं, मुश्किलों को हल करते हैं, और आपस में एक दूसरे फ्रेंड की हेल्प करते हैं, ठीक है। ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए अगर क्लास में सीखने की जगह साथी समूह व्यक्ति पूर्ण रूप से आजाद होता है, इनकी सारी चीजें एक दूसरे के साथ मिलके भी करते हैं, इकट्ठा खेलते हैं, इकट्ठा एक दूसरे के साथ बातें भी करते हैं, एक ठीक है, एक दूसरे प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं। तो इस प्रकार बच्चे की क्या है, ओवरऑल डेवलपमेंट होती है, बच्चे का यहाँ पर समाजीकरण भी हो रहा है, उसके बिहेवियर में भी चेंज हो रहा है, उसके इमोशन भी डेवलप हो रहे हैं। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि एक बच्चे का सर्वांगीण विकास यहाँ पर हो रहा है। उसके बाद आती है इसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ठीक है। एक ग्रुप में ओवरऑल डेवलपमेंट की बात आती है तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की भी बात आती है, कि एक ग्रुप में जैसे बच्चे रहते हैं तो बाकी बच्चे भी उसी तरह से अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना शुरू कर देते हैं। क्रिएटिव थिंकिंग, जब आप अच्छे अच्छे दोस्तों के साथ रहते तो आपकी भी जो युवा वर्ग है उसकी क्या है, जो क्रिएटिविटी जो थिंकिंग है आपकी भी डेवलप होने लग जाती है। तो इस प्रकार क्या है, एक पीयर ग्रुप एक बच्चे को क्या करता है, प्रभावित करता है। इसमें जरूरी नहीं आप यही पॉइंट लिखो, आप अपने मन से भी लिख सकते हो कि आपका फ्रेंड सर्कल, पीयर ग्रुप का मतलब आपका फ्रेंड सर्कल आपको किस प्रकार इफेक्ट करता है, ठीक है। ये वाली बात आती है, ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है बेटा। उसके बाद बात आती है आपके स्कूल कल्चर की। मैंने किसी को घर से भी दिया था क्या करने को। यस मैम। ओके। तो ये टॉपिक किसको दिया था मैंने, स्कूल के साथियों का बालक पर क्या प्रभाव पड़ता है। मैम मुझे दिया। चलो इसके अलावा और कोई एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट बता सकते हो तो बता दो बेटा। आप भी बताइए, इसका मीनिंग क्लियर कीजिए।
मैम जैसे क्या होता है कि मैम बहुत सारे क्लास में बच्चे होते हैं, तो मैम जैसे एक क्लास में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चा होता है और एक जो बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ता है, अगर वो बच्चा या फिर वो गर्ल्स या बॉयज़ कोई भी पर्सन उस बच्चे के साथ जाके बैठता है या फिर उस बच्चे के साथ बातचीत करता है, उसके पढ़ने की टेक्निक, उसके बात करने का तरीका, चीज़ों को समझता है, तो उससे भी मैम उसको बहुत ज़्यादा समझ आता है। या फिर जैसे टेस्ट में किसी बच्चे के बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, तो जो बच्चा उसका फ्रेंड होता है जो नहीं पढ़ता, वो भी मैम उससे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा गेन करता है और वो भी चाहता है कि एटलीस्ट मेरे फुल ना आए तो कम से कम मैं भी थोड़ा करके अच्छा करना स्टार्ट करूँ। मैम ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इसमें। हाँ जी, अब देखिए क्लियर है फर्स्ट वाला पॉइंट पीयर ग्रुप वाला। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ स्कूल कल्चर। स्कूल कल्चर वाला मैंने किसको दिया था? कल ना एक्चुअली मैंने घर से क्लास ली थी तो मैं लिख नहीं पाई थी। बता दो नहीं तो बेटा फिर मैं बताती हूँ। मैम स्कूल के साथियों में बालक पर क्या प्रभाव पड़ता है, यही क्वेश्चन आपने मुझे दिया था। नहीं ये तो हो गया बेटा, स्कूल कल्चर वाला पूछ रही हूँ मैं। स्कूल कल्चर वाला आप मुझे नहीं दिए थे। चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं ही समझाती हूँ। देखो स्कूल कल्चर क्या होता है? स्कूल कल्चर छोटा सा पॉइंट आएगा, ये लॉन्ग में नहीं आएगा। स्कूल कल्चर से हमारा अभिप्राय वह सब कुछ है जो किसी विद्यालय के पास होता है, जो किसी स्कूल के पास होता है। इसमें हमारे स्कूल के कल्चर में हम अपने स्कूल के इन्वायरमेंट को इसमें लगा सकते हैं, ठीक है, इसके अंदर। और किसी भी स्कूल की जो सक्सेस है वो उसके पीछे उसके स्कूल कल्चर में विद्यमान जो पेडागोजी होती है उसके ऊपर निर्भर करती है, जिसकी अध्यापक सहायता लेता है। स्कूल संस्कृति एक आधार होता है जिस पर रहकर क्लास में चेंजेस किए जा सकते हैं ताकि विद्यार्थी उचित प्रकार से विकसित हो सके। तो यहाँ पर है, बात करते हैं हम जो स्कूल कल्चर है। विश्व में रिसर्च में सिद्ध कर दिया है कि स्कूल कल्चर का भारी महत्व होता है। स्कूल कल्चर स्कूल वातावरण के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। मेन सीधी सी बात है, स्कूल कल्चर का मतलब हमारे स्कूल का कैसा इन्वायरमेंट है, ये बात हमें बताता है, ठीक है। स्कूल इन्वायरमेंट या स्कूल कल्चर से अभिप्राय कि एक स्वस्थ जो पेडागोजिकल जो थिंकिंग लेकर हम अपने स्कूल में चल रहे हैं ताकि हम बच्चे को उस तरीके से पढ़ा सके, एक अच्छा इन्वायरमेंट दे सके ताकि बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, ठीक है, उसकी कल्चरल डेवलपमेंट भी हो सके, उसकी मेंटली डेवलपमेंट भी हो सके, उसकी फिजिकली डेवलपमेंट भी हो सके, ठीक है, यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। इसमें क्या होता है स्कूल कल्चर में वो सारी चीजें शामिल होती हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन के पास होता है, ठीक है, यानी कि हमारे वातावरण की सारी चीजें इसके अंदर शामिल होती है। हमारे स्कूल का क्या-क्या रेगुलेशन है, क्या-क्या हमने अजम्पशंस यहाँ पर चलाई हैं, क्या-क्या मान्यताएं, क्या-क्या रूल्स को हम फॉलो करते हैं, ठीक है, क्या-क्या बिलीफ है, हम किस-किस चीज को मानते हैं, ये सारी चीजें हमारे स्कूल कल्चर के अंदर आती है। जैसे आप देखते हो स्कूलों में सुबह असेंबली होती है, ठीक है, प्रेयर होती है, तो ये भी क्या हमारे स्कूल कल्चर का एक पार्ट है, ठीक है। तो ये क्या है हमारी अवधारणाएं, हमारी बिलीव्स हैं। हम डेली क्या है राष्ट्रीय गान करते हैं, ये क्या है हमारा विश्वास है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो स्कूल में करवाई जाती है, सारी की सारी धारणाएं, विश्वास, सारी चीजें इसके अंदर शामिल होती हैं, ठीक है। इसमें क्या हमारा फिजिकल सेटिंग, भाषा, पिछली घटना उपलब्धियों को मानना, ये अचीवमेंट्स के हर जगह वो लगे होते हैं, ये सारी चीजें हमारे क्या है स्कूल कल्चर के अंदर आते हैं। अगर हम बिल्कुल गहराई से देखें तो जो हमारे समारोह होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, यूनिफॉर्म, स्कूल का लोगो, ठीक है, बिहेवियर, क्या स्टैंडर्ड है स्कूल का, ठीक है, क्या क्या नियम्स हैं, ठीक है, क्या क्या प्रोसेस है, ये सारी चीजें क्या कहलाती है हमारी स्कूल कल्चर कहलाती है, ठीक है। स्कूल में तीसरा स्तर सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली स्तर होता है। इसमें क्रिया प्रणाली पर प्रभाव डालना क्षमता प्राइमरी। अब देखो बेटा स्कूल कल्चर का समझ में आ गया मीनिंग,
ठीक है बेटा। अब इसने बताया है कि जो हमारी स्कूल संस्कृति है वो 3 प्रकार की यहाँ पर बताई गई है। एक तो बताई है आपकी डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट, प्रजातंत्रात्मक वातावरण, दूसरा बताया है अथॉरिटेरियन, ठीक है? अथॉरिटेरियन आपका एनवायरनमेंट आ गया, निरकुंशवादी वातावरण आ गया, और एक आपका इंडिपेंडेंट, ठीक है, एनवायरनमेंट। सबसे पहले होता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक में यानी कि सबको समानता है। एक क्या है, डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट है, सब बच्चों को बोलने की छूट यहाँ पे दी गई है, ठीक है? बच्चे आपस में क्या है, फ्रेंडली बिहेवियर से रहते हैं। अगर टीचर की अनुपस्थिति, अगर टीचर क्लास में नहीं है तब भी बच्चे क्या है, मिलकर एक दूसरे का सहयोग करते हैं, सहयोग की भावना होती है, ठीक है? ये एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है आपका डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट में। प्रजातांत्रिक यानी कि सबको छूट है, सबको बोलने का अधिकार है, सब मिलजुल कर यहाँ पर रह रहे हैं। दूसरा है अथॉरिटी वाला इन्वायरमेंट। अथॉरिटी वाला इन्वायरमेंट क्या होता है, जिसमें क्या होता है, सब कुछ पूरा का पूरा कंट्रोल क्लास के टीचर के हाथ में होता है, ठीक है? इसमें क्या है, विद्यार्थियों में विद्रोह की भावना भी पनपने लगती है, क्योंकि टीचर क्या करता है, यहाँ पर अपने तरीके से पढ़ाता है, बच्चों के साथ मारपीट करता है, ठीक है? ऐसा वातावरण होता है यहाँ पर, जिसमें बच्चे क्या होते हैं, क्रिएटिव नहीं बन पाते। एक होता है इंडिपेंडेंट, स्वतंत्रता का वातावरण। इस तरह का वातावरण क्लासरूम्स में होता है जहां पर टीचर्स क्या है, विद्यार्थियों को पूरी छूट दे देते हैं। इसमें क्या है, स्वतंत्र। पहले था डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक में क्या था कि उनको जब अध्यापक और विद्यार्थी यह निश्चित कर लेते कि उन्हें कक्षा में क्या कुछ करना है। डेमोक्रेटिक में तो दोनों का रोल था, टीचर का भी और इसका। और अब इंडिपेंडेंट में क्या है, टीचर बच्चे को पूरी छूट दे देता है कि वह अपना जो भी सुझाव है, जो भी क्वेश्चन है, वो आप क्लास के अंदर रख सकते हो, ठीक है? वो ऐसी बहुत कम क्लासेस देखने को मिलती हैं जहां पर इस तरह का इन्वायरमेंट पाया जाता है, ठीक है? तो ये होता है स्कूल संस्कृति। ये जो आप पढ़ रहे हो ना, ये लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आएंगे, ये 2-2 नंबर के बनेंगे तुम्हारे, ठीक है? स्कूल कल्चर क्या होता है, टीचर लर्नर का क्या है, और ये पीयर ग्रुप क्या होता है, ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन है सारे इसमें, इस वाले टॉपिक में 5.3 में। समझ में आ गया? ठीक है बेटा। आगे है टीचर लर्नर रिलेशनशिप, ठीक है? अध्यापक और अधिगम कर्ता के बीच में प्रकाश डालिए। अध्यापक कौन होता है? अध्यापक वह व्यक्ति जो क्या है, आपको ज्ञान प्रोवाइड कराता है, ठीक है? जो आपको ज्ञान देता है, आपको समझाता है, ठीक है? वो आपका अध्यापक कहलाता है। और अधिगम कर्ता कौन सा होता है? जो क्या है, अपने से सीनियर व्यक्ति से, एक अनुभवी व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त करता है, वो क्या कहलाता है? लर्नर, ठीक है? जैसे आप लोग। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि अध्यापक क्या होता है और लर्नर क्या होता है, और फिर बीच में इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, ये हमें बताना है, ठीक है? तो विद्यार्थी और टीचर के बीच में क्या संबंध हो सकता है, ये टॉपिक दिया था मैंने किसी को। चलो एक एक पॉइंट बताइए। एक अध्यापक और एक लर्नर के बीच में क्या संबंध है, कैसे संबंध हो सकते हैं टीचर और स्टूडेंट के बीच? एक तो सबसे पहले तो जो टीचर होता है उसका रोल क्या होता है, एक सुविधादाता का, एक फैसिलिटेटर का होता है। ये आपके सीटेट में भी क्वेश्चन आता है कि टीचर का रोल क्या होता है। टीचर का रोल एक फैसिलिटेटर का होता है, जो आपको क्या है, सारी चीजें आपको समय पर प्रोवाइड कराता है। क्लास में टीचिंग मटेरियल से लेकर आपकी समझाने तक की सारी प्रोसेस क्या होती है, एक टीचर के द्वारा होती है, ठीक है? दूसरा क्या है, टीचर्स क्या करता है, सबसे पहले आपकी नीड्स के बारे में देखता है कि बच्चे को क्लास में कैसा है, क्या क्या आवश्यकता है, ठीक है? दूसरी बात क्या बताई गई है, टीचर क्लास में क्या है, एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, एक ऐसा माहौल क्रिएट करता है जिससे बच्चा प्रसन्नता और सहयोग की भावना के साथ साथ बच्चा नियम भी सीखता है। यानी कि कभी टीचर अच्छा बन के कभी तो टीचर क्या आपको बहुत अच्छा लगता है, और कभी वही टीचर क्या है, आप लोगों की पिटाई करते हुए दिखता है। तो ये सारी चीजें है बैलेंस करके रखता है, ठीक है? ताकि वह आपको क्या है, प्रसन्नता का भी इन्वायरमेंट दे सके, सहयोग की भावना भी पनपा सके, और क्या है, कठोर नियमों का पालन करना भी आपको सिखा सके, ठीक है? कौन सा अनुशासन बनाए रखने का प्रयास करना है, अध्यापक विद्यार्थियों के संबंध को प्रभावित करता है, ठीक है? एक दूसरे को स्वीकार नहीं करते। हमें क्या है, एक ऐसा वातावरण बनाना है। यानी कि इसमें जो 3 चीजें आपको बताई थी पहले, एक डेमोक्रेटिक, एक अथॉरिटी वाला, और एक तीसरे वाला जो था इंडिपेंडेंट। तो हमें क्लास का जो
इन्वायरमेंट है, टीचर को ऐसा बनाना चाहिए, एक डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट बनाना चाहिए, ताकि बच्चा और टीचर क्या है इक्वली क्या है क्लास में पार्टिसिपेशन बना के रखे। अब टीचर का और आपके स्टूडेंट का और क्या रिलेशन हो सकता है, भाई बच्चे के सामने जो जो प्रॉब्लम्स आती है उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करना किसका काम है, टीचर का काम है, ठीक है। और बच्चों का क्या काम है, सम्मान और शिष्टाचार का संबंध रखना, ठीक है, अपने टीचर के साथ, ठीक है। यदि कोई विद्यार्थी किसी टीचर को पसंद नहीं करता है तो ऐसे लोगों के साथ कार्य करने के लिए एक अच्छा को तो तब क्या किया जाए, तो ऐसे में क्या किया जाएगा, अगर कोई पसंद नहीं करता है तो भी क्या है, हमें क्या है एक ऐसा इन्वायरमेंट या ऐसी स्किल डेवलप करनी है ताकि वह बच्चा या टीचर आपस में एक दूसरे को के साथ काम करना शुरू कर दें और क्या एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर दें। पसंद का मतलब यहाँ कोई और मीनिंग मत लेके जाना, यहाँ पे पसंद का मतलब है कि वह अपने टीचर का सम्मान करे और शिष्टाचार करे, ठीक है। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स की होती है और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, स्टूडेंट की होती है। क्लास के अंदर डिसिप्लिन को मेंटेन करना टीचर का काम है, बच्चों से रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड प्रिपेयर करने हैं वो टीचर का काम है, बच्चे की प्रॉब्लम्स को सोल्व करना टीचर का काम है, बच्चे को क्या है अच्छे से जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है उसको इजीली उसकी हेल्प से इजीली बच्चे को समझा पाए, ये टीचर का काम है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, बच्चे के क्या क्या काम है, बच्चे को क्या है अगर समझ में नहीं आता है तो टीचर को बताए। दूसरा, क्लास में जो अनुशासन है उसको बनाए रखे, मारपीट झगड़ा नहीं करना है, आपस में क्या है सहयोगपूर्ण मैत्रीपूर्ण व्यवहार से क्लास में रहना है, क्लास के जो इन्वायरमेंट को उसको शांत रखना है, अपने फैमिली इश्यूज यहाँ पर नहीं लेके आना है, ठीक है। ये दोनों बातें टीचर्स के और स्टूडेंट दोनों के ऊपर लागू होती है। टीचर्स को क्या है जॉब का स्ट्रेस बच्चों के ऊपर नहीं निकालना है, फैमिली इश्यूज यहाँ पे नहीं लेके आने हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या है कुछ चीजें हैं जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में संबंध क्रिएट करती हैं, ठीक है। समझ में आ गया। इसको आप एक पैराग्राफ की फॉर्म में ना लिख के एक क्वेश्चन आपको पॉइंट्स की फॉर्म में ये लिख के आना है, और ये भी आप इजीली खुद लिख सकते हो, रटने की जरूरत नहीं है इसमें। नेक्स्ट है ओवर एज लर्नर क्या होता है, ठीक है, बताइए बेटे उमा। यस मैम। ओवर एज लर्न अधिक आयु अधिगमता वाले बच्चे वे छात्र जिनकी आयु उनकी कक्षा स्तर के अनुसार सामान्य आयु से अधिक होती है, उन्हें अधिक आयु अधिगमकर्ता छात्र कहा जाता है। जैसे यदि कोई छात्र क्लास 5 में है तो उसकी जो नॉर्मल एज है, सामान्य आयु है, वो 10 से 11 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन कई बार कई बच्चों का जो आयु है वो 13 से 14 या 15 वर्ष या उससे अधिक या कम, थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है। वो चाहे वो जो भी कारण से हो, वो उस क्लास में कई बार असफल हुआ हो या स्कूल में वो लेट से आया हो, तो ऐसे बच्चे जो होते हैं जो अधिक आयु अधिगमता कहलाते हैं, ओवर एज लर्नर कहलाते हैं, जिसका जो अपने क्लास के अकॉर्डिंग नॉर्मल एज के अपेक्षा ज्यादा एज होता है। ऐसे बच्चे को ओवर एज लर्नर कहा जाता है। ओवर एज लर्नर बच्चे का कारण क्या हो सकता है, तो पहला कारण तो हो सकता है कि वो बच्चा विद्यालय में लेट आया हो या उसकी स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो गया हो। मान के चलिए कोई बच्चा अगर है जो उसका जो एज है 9 वर्ष का है और क्लास 4 में है, लेकिन वो किसी गंभीर बीमारी या जानलेवा रोग का अगर वो शिकार हो जाता है, तो वो काफी लंबे समय तक जो है उसकी पढ़ाई छूट जाती है, और फिर जब वो ठीक हो जाता है और क्लास 5 के लिए जाता है तो उसकी एज अधिक हो जाती है। तो ये भी एक कारण हो सकता है। और नेक्स्ट है शैक्षिक परिवेश या वातावरण का अभाव होना, कि वो जिस परिवेश में रहता है, जिस वातावरण में रहता है, जिस फैमिली में वो रहता है, वहाँ उसका वो सब माहौल नहीं बन पाता है कि वो बातों को सब ठीक से समझ पाए या पढ़ पाए। तो वैसे बच्चे जो है बार बार असफल होते हैं या उसको समझने में कठिनाइयां होती है। तो ऐसे बच्चे का जो एज ज्यादा होता है लेकिन क्लास जो है वो निम्न ही रहती है। अब ऐसे बच्चों की जो कुछ विशेषताएं भी हैं, इसमें पहली विशेषता ये है कि उसका जो फिजिकल और मेंटल मैच्योरिटी होती है वो काफी ज्यादा होती है। ऐसे बच्चे में सोचने और समझने की क्षमता
अत्यधिक होती है, और वो सामान्य बच्चे जो नॉर्मल एज के बच्चे होते हैं उससे ज्यादा समझ सकते हैं और समझने की क्षमता रखते हैं। नेक्स्ट है हीन भावना। ऐसे बच्चे को जो है अपने छोटे बच्चों के साथ बैठने में असहजता महसूस होती है। अधिक आयु होने के कारण उसे शर्म महसूस होता है कि हम इतने बड़े हो गए हैं, लेकिन हम इन छोटे बच्चों के साथ बैठते हैं और पढ़ते हैं, तो उसे छोटे बच्चों से हीन महसूस होता है। नेक्स्ट है स्वनिर्देशित, सेल्फ डायरेक्टेड। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, छोटे बच्चों के साथ बैठने में संकोच से वे अपनी सीखने की गति को स्वयं तीव्र करते हैं और कुछ चीजों को सीखने का प्रयास वे खुद करते हैं। नेक्स्ट है शैक्षिक पिछड़ापन। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका बेसिक नॉलेज में जो होता है उतना बिल्ड नहीं होता है, उतना मजबूत नहीं हो पाता है, तो उसे आगे की पढ़ाई करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो उनकी जो एज होती है वो नॉर्मल एज से थोड़ा ज्यादा होती है, नॉर्मल एज वाले बच्चों से थोड़ा ज्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है सीखने में भिन्नता। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कुछ सब्जेक्ट में जो है वो ठीक से समझ जाते हैं, लेकिन जिन विषयों में उनकी अपनी रुचि नहीं होती है, उन विषयों पर जो ज्यादा ध्यान केंद्रित नहीं करता है और उसको समझने में ठीक से समझने का प्रयास नहीं करता है। इस कारण क्या होता है, उन विषयों को समझने में उन बच्चों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है अनुशासन की कमी। ऐसे बच्चे अनुशासन की कमी होने के कारण उसका ध्यान कक्षा में केंद्रित नहीं हो पाता है। कभी कभी मैम ऐसा होता है कि कोई बच्चा क्लास में तो है, टीचर उसको पढ़ा रहा है या कोई चीज समझा रहा है, लेकिन वो क्लास में बैठा तो रहता है लेकिन उसका ध्यान कहीं और केंद्रित होता है, पढ़ाई की और उसका ध्यान नहीं रहता है। जिस कारण क्या होता है, वो उब जाता है और अनुशासन ही व्यवहार करने लगता है क्लास में। जैसे अपने छोटे बच्चों को डांटना, क्लास में शोरगुल करना, ऐसे क्रिया करने लगता है। नेक्स्ट है व्यवहार की कमी, जिससे छात्र का एज मैम ज्यादा होता है, वो शिक्षक के प्रति जो है रूखा व्यवहार रखता है, वो शिक्षक के साथ मिलकर और नहीं सीखना चाहता। कभी कभी वो कम आयु वाले बच्चों के साथ जो है बुरा व्यवहार करता है, उसके साथ मारपीट कर देता है, उसको धमका देता है। ये सभी प्रक्रियाएं भी होती है। अब बात है जो ऐसे बच्चों को शिक्षा किस तरीके से दिया जाए तो ये बच्चे अधिक सीखेंगे और सफल होंगे, इसके लिए भी सुझाव है। इसमें फर्स्ट है व्यक्तिगत ध्यान। प्रत्येक विद्यार्थी को आवश्यकता अनुसार ध्यान देना चाहिए। जिस विद्यार्थी को जिस भी सब्जेक्ट में कमी महसूस होती है, उसे उस आवश्यकताओं को समझकर उसे वही चीज बताया जाए। उनकी कमजोरियों में सुधार का प्रयास करना चाहिए। और नेक्स्ट है मैम रुचि आधारित शिक्षण। उसकी रुचि और अनुभव के अनुसार पढ़ाई करना चाहिए। पाठ या लेसन को किसी कहानी के साथ जोड़कर समझाना और बताना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सहानुभूति पूर्ण व्यवहार। शिक्षकों को ऐसे छात्र के साथ प्रेम, सलाह, व्यवहार का भाव रखना चाहिए और उसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए उसे बार बार प्रेरणा देनी चाहिए और उसे बताना चाहिए कि नहीं तुम ये कर सकते हो, तुमसे हो सकता है, और उसको जो है ऐसी सलाह देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोत्साहन। अच्छे काम के लिए उसे प्रोत्साहन करना चाहिए, उसकी विशेषताओं को बताना चाहिए कि नहीं तुमने ये बोला था कि ये नहीं हो पाएगा, लेकिन ये तुमने कर दिखाया है, जो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से मैम उस बच्चे को जो है सफल कराया जा सकता है। ठीक है बेटा। देखो ओवर एज लर्नर की यहाँ पे बात की गई है, तो ओवर एज लर्नर कौन से होते हैं? जो अपनी एज से बड़े होते हैं, जो जिस क्लास में है, बाकी जो बच्चे होते हैं उनकी एज से जो बड़ा बच्चा होता है उसको क्या बोला जाता है? ओवर एज वाले बच्चे बोले जाते हैं। जैसे मान लीजिए क्लास फर्स्ट में 6 साल का बच्चा बोल रखा है, तो उसमें अगर 8 साल का बच्चा एडमिशन लेता है क्लास फर्स्ट में, तो वो क्या कहलाता है? ओवर एज कहलाता है। ओवर एज बच्चे क्या होते हैं भाई? एक तो क्या होते हैं
कई कारणों से ये बच्चे ओवर एज हो जाते हैं। इसका मतलब या तो इनकी कुछ डेवलपमेंट लेट हुई हो, या फिर हो सकता है ये लंबे समय तक बीमार हो गए हो, इसलिए ये क्या है, पढ़ नहीं पाए हो। तो इस वजह से भी इसमें बताया गया है। और इनकी विशेषताएं क्या बताई गई हैं भाई? ओवर एज बच्चे मेंटली डेवलपमेंट क्या है भाई, इनका मानसिक विकास और जो वृद्धि होती है, ये जो आपके दूसरे बच्चे हैं उनसे ज्यादा होती है, मतलब उनसे बड़े होते हैं। आप देखते हो हाइट वाइज भी ये बड़े होते हैं, ठीक है। और जल्दी ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि क्या है, वो बच्चे 6 साल के हैं, ये बच्चा 8 साल का है, तो ये चीजें जल्दी ग्रहण करेगा, जल्दी सीखेगा। कमाई वाले छात्रों के साथ आक्रामक दबंगता का व्यवहार भी कर बैठता है। कई बार ये होता है कि ये जो ओवर एज बच्चे होते हैं, ये क्या करते हैं, छोटे बच्चों के साथ मारपीट, लड़ाई झगड़ा, यानी कि बुलिंग नेचर भी अपना सकते हैं, ठीक है, पढ़ने के कारण। और कई बार क्या होता है, इनको लज्जित भी महसूस होना पड़ता है, खुद को शर्म भी आती है कि मैं इतना बड़ा हो गया इस क्लास में, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसने बताई है ओवर एज बच्चों के बारे में, जिसको कंप्लीटली क्या है, उमा शंकर ने बता दिया है। अब उसके बाद आता है हमारा 5.4। 5.4 में क्या है आपका, रिलेशनशिप विद पीयर, फ्रेंडशिप एंड जेंडर, कंपटीशन एंड कोऑपरेशन, कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, अग्रेशन एंड बुलिंग फॉर अर्ली चाइल्डहुड टू एडोलसेंस। साथियों के साथ संबंध, मित्रता और लिंग, प्रतिस्पर्धा और सहयोग, प्रतिस्पर्धा और दबंधो, पूर्व बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक आक्रामकता तथा दबंगता, ये वाला टॉपिक रहेगा। तो सबसे पहले बात आती है इन्फ्लुएंस ऑफ जेंडर ऑन फ्रेंडशिप, मैत्री संबंधों पर लिंग प्रभाव की व्याख्या कीजिए, ठीक है। प्रीति, हाँ जी मैम। बेटा इसको रीड आउट करो एक बार। ओके मैम। मैत्री संबंधों पर लिंग प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ जेंडर ऑन फ्रेंडशिप। बाल्यावस्था और परिपक्वता के बीच बालकों के मित्रों की संख्या और मित्रों की दृढ़ता में बड़े बड़े परिवर्तन आमतौर पर होते रहते हैं। प्रारंभ में बच्चा अपने ही भाई बहन को अपने खेलों में मित्र बनाता है, परंतु 5-6 वर्ष की आयु में पड़ोसी बालकों के साथ दोस्ती कर लेता है। स्कूली जीवन शुरू कर लेने के बाद अर्थात 7 या 8 वर्ष की आयु में उसके अनेक मित्र हो जाते हैं। ये मित्र स्कूल में पढ़ने वाले और पड़ोस में रहने वाले बालक ही होते हैं, परंतु इस आयु वर्ग में घनिष्ठ मित्रता के लक्षण दिखाई नहीं देते। उत्तर बाल्यावस्था, लेट चाइल्डहुड में बालकों की मित्र मंडली उचित प्रकार से संगठित हो जाती है तथा बालक उसी में अपना अधिकतम समय व्यतीत करते हैं। इस अवधि में वे जीवन का वास्तविक आनंद हासिल करते हैं। इस अवस्था में बालकों के मित्र केवल समान यौन जेंडर के बालक ही होते हैं। लड़के लड़कों से ही मित्रता करते हैं और लड़कियां लड़कियों से, बल्कि लड़कों और लड़कियों में परस्पर विरोध भी चलता रहता है। किशोरावस्था में बालकों में घनिष्ठ मैत्री का विकास होता है तथा वे बिना जाति, धर्म, रंग, रूप और आर्थिक व सामाजिक स्तरों का विचार किए एक दूसरे की सहायता करते हैं, परंतु इस अवस्था में इनकी मित्रता कई स्तरों पर होती है। घनिष्ठ मित्रों, क्लोज फ्रेंड्स के गुट में केवल 3 या 4 व्यक्ति ही शामिल किए जाते हैं। सामान्य मित्रों में गिरोह, गैंग भी होते हैं। इन गिरोहों में समान रुचि रखने वाले लोग शामिल होते हैं। किशोर बालक विपरीत यौन के साथ भी मैत्री स्थापित करने के लिए बहुत ही उत्सुक रहते हैं। वे विपरीत यौन यानी अपोजिट सेक्स के सदस्यों के सम्मुख बालक सही आचरण का प्रदर्शन करके अपनी सामाजिक परिपक्वता के पक्ष में प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। मित्रता कई तत्वों पर आधारित होती है। छोटे बालकों और किशोरों की मित्रता के अवसर भिन्न भिन्न होते हैं। मित्रता की स्थापना और उसका विकसित होना निम्न बातों पर निर्भर करता है, जैसे स्वभाव, सामाजिकता, सहानुभूति की क्षमता, अंतर्मुखी या बहुमुखी होना, रुचियों की समानता, सामाजिक आर्थिक स्थितियों की समानता, पड़ोस तथा मोहल्ले का होना, समायोजन की क्षमता, नेतृत्व की भावना, नैतिकता अर्थात ईमानदारी और सच्चाई होना, प्रलोभन, यौन की समानता, एक ही समुदाय या स्कूल का सदस्य होना, बुद्धि की समानता, शारीरिक बनावट। इस प्रकार बाल्यकाल से जैसे जैसे बालक किशोर अवस्था और फिर प्रौढ़ अवस्था की ओर बढ़ता है, उस पर परिवार के व्यवहार के व्यक्तियों का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता जाता है। शिक्षक, परामर्शदाता, स्काउट मास्टर इत्यादि एक बढ़ती हुई भूमिका निभाते हैं।
अब बालक पर उसके सहपाठियों और खेल के साथियों का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। अधिकतर साथियों से बताते हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या कार्य करने में आनंद आता है। देखो बेटा, इन्होंने बताया मैत्री संबंधों पर लिंग प्रभाव की क्या व्याख्या पड़ती है, यानी कि आप जब फ्रेंड्स बनते हो तो उस पे जेंडर का क्या इफेक्ट पड़ता है, ये इसके बारे में इन्होंने बताया। आप देखते हो अर्ली चाइल्डहुड में तो बच्चे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि वो क्या है आपस में, चाहे लड़का है चाहे लड़की, आपस में खेलते रहते हैं। लेकिन आप देखते हो कि जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उनके क्या है बहुत सारे मित्र बन जाते हैं, कोई आस पड़ोस का बन जाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे वो लेट चाइल्डहुड तक पहुंचते हैं तो उनके ऊपर क्या है, लड़के लड़कों को ही फ्रेंड बनाते हैं, लड़की लड़कियों को ही फ्रेंड बनाती, तो यहाँ पर उनका जेंडर का इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। लड़कियां क्या है अपने गुड्डे गुडियों के साथ खेलती हैं, और लड़के क्या है जिसमें आपकी फिजिकल एक्सरसाइज जिसमें ज्यादा होती है वो वाले गेम वहां पर खेलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, क्लोज फ्रेंड और क्लिक में केवल 3-4 व्यक्ति ही शामिल किए जाते हैं। जो बच्चों का आपस में एक ग्रुप होता है उसको गैंग बोला जाता है, ठीक है। और एक गैंग में या एक ग्रुप में वही बच्चे होते हैं जिनका सेम इंटरेस्ट होता है। आप खुद भी देखो, आपके फ्रेंड वही बनेंगे जिनका नेचर आपके नेचर से मैच करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जब बच्चा तो इस प्रकार क्या है, एक जेंडर का क्या है हमारे फ्रेंडशिप के ऊपर असर पड़ता है। तो कहाँ पर असर देखने को बिना मिला, जो अर्ली चाइल्डहुड था उसमें कोई असर नहीं था, लेटर चाइल्डहुड में पता लगा लड़के लड़कों के ही फ्रेंड बनते हैं और लड़कियां लड़कियों की ही फ्रेंड बनती हैं, ठीक है। तो ये वाला, उसके बाद बात आती है एडोलसेंस की। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो बच्चा उस टाइम पे अपोजिट सेक्स की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। ये होता है एडोलसेंस की, किशोरावस्था की एज में, ठीक है। अब जो हमारी फ्रेंडशिप है वो कई तत्वों पर आधारित होती है, जिसमें हमारे छोटे बालक और जो भी एडोलसेंस है उसकी मित्रता के जो अपॉर्चुनिटी है वो भी डिफरेंट डिफरेंट होती है। जैसे क्या है, आपकी जो किस किस पर निर्भर करती है, आपका कैसा स्वभाव है, आपकी सोशलाइजेशन कैसा है, आप इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट हो, क्या आपका इंटरेस्ट है, ठीक है। एडजस्टमेंट की क्षमता कितनी है, लीडरशिप का भाव कैसा है, ये आपकी एक ही स्कूल के सदस्य हैं या नहीं, ये सारी चीजें क्या है आपके ऊपर इफेक्ट डालती है, ठीक है। और क्या बताया गया है, इस प्रकार जो चाइल्डहुड है, बच्चा चाइल्डहुड से जैसे जैसे बालक क्या है एडोलसेंस में जाता है, फिर वह ओल्ड एज की तरफ बढ़ता है, उस पर परिवार के बिहेवियर के व्यक्तियों का भी प्रभाव धीरे धीरे पड़ता है। इस प्रकार एक टीचर, एक कंसल्टेंट, एक स्काउट मास्टर इत्यादि की क्या है अनेक भूमिकाएं बच्चा निभाता है। उसके सहपाठियों खेलों का उसके उसके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है, उसे बताते हैं, यानी कि उसके जो फ्रेंड्स है उसको बताते हैं उसको क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या कार्य करने में उसको आनंद आता है। तो इस प्रकार क्या है, हमारा जेंडर का जो इफेक्ट है बच्चे के संबंधों में, मैत्रीपूर्ण फ्रेंडशिप में अलग अलग जो कैटेगरी बताई है चाइल्डहुड के दौरान और आपका उसके दौरान एडोलसेंस के दौरान अलग अलग पड़ता है, ठीक है। समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है। अब इसका अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़ोगे, 10 मिनट दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पे लाइट चली गई है बेटा और मेरा नेट चलता नहीं है। ये अभी 1-2 मिनट में मैं वही हो जाऊंगी। तो ये वाला पढ़ो अभी, कंपटीशन वाला और कोऑपरेशन, इसमें क्या डिफरेंस है, प्रतिस्पर्धा क्या होती है और सहयोग की भावना क्या होती है। 10 मिनट दिए हैं, मैं 11:57 पे दोबारा जुड़ूंगी, ठीक है। बताइए कंपटीशन क्या होता है और कोऑपरेशन क्या होता है। वो होता है जिससे के अंदर बच्चे के अंदर एक आत्माभिव्यक्ति की भावना आ जाती है कि मतलब उसको ये लगता है कि मैं ही सबसे अच्छा हूँ, मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ। मतलब उसके अंदर एक तरीके से ईगो आ जाता है, अहम आ जाता है। तो जो कंपटीशन होते हैं वो बच्चे के अंदर या किसी व्यक्ति के अंदर बहुत सारी भावनाएं पैदा करते हैं। जैसे कि सबसे पहले बच्चा ये समझता है कि अगर मैं कंपटीशन में फर्स्ट आ गया तो मुझे अपने टीचर्स का, अपने पेरेंट्स का ज़्यादा प्यार मिलेगा। उस बच्चे के अंदर जेलसी की भावना आ जाती है कि अ, किसी मेरे भाई-बहन के पास अच्छे कपड़े हैं, मेरे पास ऐसे कपड़े नहीं है, तो उसके अंदर एक जेलसी की भावना आ जाएगी। फिर उससे आपस में भाई-बहनों के बीच में हीन भावना आएगी, उनके अंदर अच्छा मतलब व्यवहार नहीं रहेगा।
कंपटीशन एक तरीके से अच्छा भी है और बुरा इफेक्ट भी डालता है। अच्छा इफेक्ट ये डालता है कि बच्चे को अपने ऊपर प्राउड फील होता है, वो खुद के अंदर कॉन्फिडेंट फील करता है, और बुरा प्रभाव ये डालता है कि उसके अंदर एक जेलेसी की भावना आ जाती है। वो किसी से अगर वो हार जाता है तो उसके अंदर गुस्सा आता है, गुस्सा आएगा तो वो एग्रेशन में किसी से लड़ाई झगड़ा भी कर सकते हैं, किसी को बुरे शब्द भी बोल सकते हैं। और अच्छा प्रभाव ये है कि उसके अंदर मोटिवेशन आएगी खेलने की, दौड़ने की, पढ़ने लिखने की, अच्छे कपड़े पहनने की, उसको दूसरों का प्यार मिलेगा, उसको कॉन्फिडेंट फील होगा, और दूसरे जो है उसको मोटिवेट करेंगे। और जो कोऑपरेशन है, कॉर्पोरेशन में हम ये कह सकते हैं कि कोई भी जो दो व्यक्ति है वो आपस में एक साथ काम करते हैं, मतलब वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, उनका एक दूसरे के प्रति मतलब अच्छा तो व्यवहार होता है, वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, साथ में मिलकर काम करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कॉरपोरेशन है वो एक उसका सोशल एक्सचेंज का एक बहुत महत्वपूर्ण रूप है। कोऑपरेशन बेटा, कॉरपोरेशन तो होता है किसी भी कंपनी को डिनोट करते, मैम कॉरपोरेशन। ये था मुंह से निकल कोऑपरेशन, गया। ये है हाँ कोऑपरेशन यानी जी। कि सहयोग। ठीक है, हाँ ठीक है मैम, वो मेरे मुंह से निकल गया। कोई बात नहीं, हो जाता है। कोऑपरेशन में जो दो व्यक्ति होते हैं वो आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, एक साथ मिलके वो काम करना सीखते हैं, वो सोशलाइजेशन उनके अंदर बहुत अच्छी तरीके से होता है, उनके अंदर जो आपस में जब व्यक्ति काम करेंगे तो एक दूसरे को अच्छी तरह जानेंगे, उनके अंदर जो मैत्रीपूर्ण की जो फ्रेंडली जो एक भावना होती है ये ज्यादा आएगी। वेरी गुड बेटे। बिल्कुल सही बताया। अब जो ये है कन्फ्लिक्ट वाला, अग्रेशन वाला, मतलब अगले क्वेश्चन है जो, और बुलिंग वाला, ये मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी आप लोगों को। मंडे को आपकी ये बुक कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। ट्यूसडे को मैं टेस्ट लूंगी। अब आप मुझे बताओ कि टेस्ट कौन सी ठीक है। ये 3 क्वेश्चन इसमें से हो गए हैं। एक तो इंटरव्यू क्या होता है, क्लिनिकली मेथड ऑफ इंटरव्यू, और एक है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। ये 3 क्वेश्चन इसमें से करने हैं। मैम फोर्थ। अभी देख रही हूँ बेटा, बता रही हूँ फोर्थ। मैम इसमें रिफ्लेक्टिव जर्नल्स अबाउट चिल्ड्रन ऐड नहीं करना? रिफ्लेक्टिव अबाउट नहीं, बस उसमें इसी में कौन से हम पूछ रहे हो बेटा, एनेक्डोटल रिकॉर्ड में? मैम यूनिट 1 में ही, मैम सिलेबस के अंदर रिफ्लेक्टिव जर्नल्स, ना नेचुरल ना गैदरिंग डाटा ना, अबाउट चिल्ड्रन फ्रॉम नहीं डिफरेंट नहीं, कंटेंट्स। वो नहीं करना। बस जो ये टॉपिक दिए है ना, ये वही दिए है जो इम्पोर्टेंट है, जो पेपर में आ सकते हैं। ओके मैम। ठीक है। यस मैम। उसके बाद सेकंड यूनिट। मैम हाँ जी, ये जो आप टेस्ट ले रहे हो इसी के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन आएंगे हाँ जी, एग्जाम में? हाँ जी, इसी तरह से आएंगे। ओके। उसके बाद आ जाइए आप सेकंड वाली यूनिट में। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, ये तो आप दे चुके हो पहले ही। इसमें करना है आपको क्वेश्चन, सबसे पहले तो यही, मैच्योरिटी क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय मैच्योरिटी, एंड एजुकेशन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैच्योरिटी। परिपक्वता से आपका क्या अभिप्राय है? परिपक्वता की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, इसके शैक्षणिक महत्व पर प्रकाश डालिए। मैम यूनिट 2 में ये टॉपिक नहीं मिल रहा। बेटा मैच्योरिटी वाला फर्स्ट ही वो है, ग्रोथ। पेज नंबर 25। हाँ, पेज नंबर 25 है। सही बोल रहे हो, मैं पेज नंबर ही बोल देती हूँ। मैम पेज नंबर इसमें डिफरेंट है। मैम मैं तो सिलेबस देख रही हूँ। पेज नंबर 91 है मैम, इंग्लिश में पेज नंबर 91 है। बेटा इसमें जो पहला है ना, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन,
तो ग्रोथ वाला टॉपिक तो आपने दे दिया था, मैच्योरेशन वाला करना है। जो ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस है बिल्कुल उसके नीचे क्वेश्चन है। मिला सिद्धि? नो मैम। मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ मैच्योरेशन आप सेकंड यूनिट में देखिए। सेकंड यूनिट में जो सिलेबस में है उसमें पहला ही पॉइंट है ग्रोथ एंड मैच्योरेशन। एक क्वेश्चन ग्रोथ के ऊपर बना रखा है, ग्रोथ वाला मैंने दिया नहीं क्योंकि डेवलपमेंट का जब कराया था तभी मैंने डिफरेंस बोल दिया था। तो अब दिया है मैंने ग्रोथ से अगला मैच्योरेशन वाला पॉइंट। देखो एक बार आप सेकंड यूनिट में पहुंचो, मोटर डेवलपमेंट, पेज नंबर 26 पे है ये क्वेश्चन, जिसमें आप ग्रोस और फाइन मोटर स्किल्स के बारे में बात करोगे। देखो उमा शंकर ने पूरा लिख के भेज दिया है। ठीक है, एक बार मैसेज में चले जाओ, इन कॉल मैसेज में, उसमें सारे क्वेश्चन लिख दिए उमा शंकर ने। मैम हाँ जी, मैम ये ट्यूसडे को होगा ना टेस्ट? हाँ ट्यूसडे को होएगा बेटा, क्योंकि मंडे को तो ये सिलेबस ही खत्म होएगा आपका। ओके मैम। ठीक है, तो उस हिसाब से अपनी तैयारी कर लेना। 2 दिन की छुट्टी है इसलिए काम दिया है। ठीक है, थोड़ा सा ही रह गया फिर ये बुक कंप्लीट, और फिर आपकी सेकंड बुक स्टार्ट करा दूंगी। ठीक है, किसी को अगर मैसेज ना देखना है तो जो 3 डॉट दे रखे हैं आपकी स्क्रीन में उसमें इन कॉल मैसेज पे जाइए, उस पे सबसे पहले इन्होंने यही लिख रखा है उमा शंकर ने, 6 के 6 क्वेश्चन लिख रखे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसका। इनका टेस्ट लूंगी। ठीक है, मिल गए? यस मैम।